अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और सबसे पहले आपको ईद गुज़श्ता मुबारक। हम रमज़ान से पहले आपको ईद मुबारक दे के गए थे और रमज़ान के बाद आकर भी ईद मुबारक दे रहे हैं। और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपकी एब्सेंस में फेसबुक पर और ट्विटर पर चलती रही कि प्रोग्राम पता नहीं क्यों बंद हो गए। हमने तो ऐलान किया था कि रमज़ान की वजह से प्रोग्राम जो है वो बंद रहेगा, क्योंकि ये वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वो अफ्तार का होता है और उस वक्त मुमकिन नहीं था कि हम प्रोग्राम करते जी। और गुज़श्ता साल भी हमने ये प्रोग्राम नहीं किया था और इस साल भी नहीं किया, तो और इंशाल्लाह आइंदा साल भी नहीं करेंगे। चले इस वजाहत के बाद डाल लेते आज की खबरों पर एक नज़र, जिन पर हम शामी साहब से गुफ्तगू करेंगे। पाक भारत कशीदगी में इजाफा, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। नई हुकूमत के 66 दिनों में दहशतगर्दी के 31 वाकयात में 370 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। बारिशें जारी, दरिया बिखरे हुए, सैलाब का खतरा फिर मंडलाने लगा। शाम साहब, पाक भारत कशीदगी भी है और बहुत सारी खबरें। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ईद कहाँ मनाई? देखिए, आखिरी 15 दिन जो हैं वो मेरे सऊदी अरब में गुजरे रमजान के, और कुछ चंद रोज रहे मक्का में, और फिर आखिरी अशरा जो है वो मस्जिद नबवी में गुजरा और मदीना शरीफ में गुजरा। और आपके बगैर हमने पाकिस्तान में एक ही ईद मनाई। एक ईद मनाई आपने पाकिस्तान में, लेकिन मेरे रोजे तो मेरे होते हुए आपने एक ही दिन रखे थे जी। लेकिन सऊदी अरब में खतरा पैदा हो गया कि वहाँ 28 रमजान के बाद ईद मना ली जाएगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ ये बात फैली, उनके कैलेंडर के मुताबिक तो ईद जो थी वो होनी चाहिए थी रमज़ान 29 का, और उसके बाद ईद भी ठीक। और रमज़ान जो है वो उसके मुताबिक नहीं हुआ, और लोगों ने कहा कि एक ताख़ीर हो गई है, एक दिन की ताख़ीर हो गई है, इसलिए 28 रोज़ों के बाद ईद मनानी पड़ेगी और फिर एक रोज़ा बाद में रखना पड़ेगा। तो तमाम जो हुकूमती अदारे हैं मुतहर्रक हो गए। वो 28 रमज़ान को चांद देखने का एहतमाम शुरू हुआ और लोग बड़े चौको सर चौकन्ना हो गए। और फिर उसके बाद लेकिन मालूम हुआ कि चांद नज़र नहीं आया है। जो रमज़ान जिस तरह शुरू हुआ है उसी तरह ख़त्म होगा, और 29 की ईद होगी और जुमेरात को होगी। वहाँ पे पोपल ज़ई साहब नहीं थे ना? हाँ, वो पोपल ज़ई साहब नहीं थे। पोपल ज़ई साहब ने तो बेचारों ने अभी ईद कर ली सबके साथ। तो वहाँ भी 28 नहीं 29 रोज़ों के बाद ईद मनाई गई और जुमेरात को ईद पड़ी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा की। माशाअल्लाह, ये सआदत हासिल हुई। और वहाँ की ईद का तो रंग ही और था। अब देखें, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद 4 बजे हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए सुबह। अच्छा। और तिल धरने की जगह नहीं थी उस वक्त मस्जिद के अंदर। तो बड़ी मुश्किल से हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त बैठे थे, उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई बाबे उस्मान के पास, और फिर नमाज पढ़ के फजर की हम वहीं बैठे रहे, दरूद पढ़ते रहे, तकबीर पढ़ते रहे, और मेंबर से भी और महराब से भी ये सदाएं बुलंद होती रही। अच्छा। और 6:05 पर जब सूरज तलू हुआ तो फिर नमाज पढ़ाई गई ईद की। साथ ही 6 बजे 5 बजे फजर की नमाज, हाँ, और 6:05 पर अच्छा ईद की नमाज। खूब। और इस दौरान में पाकिस्तानी भी और हमारे अरब दोस्त भी वो खजूरें भी तकसीम कर रहे थे, नट्स भी, बादाम भी, काजू भी, किशमिश भी, और आप जमजम पिला रहे थे। माशाअल्लाह, एक गजब समा था। तो ऐसी ईद मैंने तो इससे पहले नहीं पढ़ी। और फिर उससे पाकिस्तानियों में इतनी कसीर तादाद में मुलाकात हुई, इतनी ईद मिले कि मुझे तो लाहौर भूल गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो इधर रमज़ान बड़ा इवेंटफुल
महीना रहा यहाँ रमजान की पर। तो बात देखिए, जो मस्जिद नबवी में रमजान है ना, उसकी एक अपनी शान है। जब आप जाते हैं मस्जिद नबवी की तरफ तो रास्ते में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपको खींचते हैं कि आप उनके दस्तरखान पर आए। मस्जिद नबवी में दस्तरखान लगते हैं खानदानी तौर पर, नस्ल दर नस्ल। अच्छा, मुख्तलिफ कबीलों के दस्तरखान हैं, वो बिछते हैं उसी तरीके से, माशाअल्लाह। और उसमें बड़े भी और छोटे भी, बच्चे भी आपको लिपटते हैं, बड़े भी आपकी मिन्नत समाजत करते हैं। अरबपति करोड़पति लोग हैं और वो हाथ बांधकर साहिल की तरह खड़ा होते हैं कि आप हमारे दस्तरखान पर आ जाए, आप हमारे दस्तरखान पर आ जाए। और उस पर फिर आप देखिए वहाँ अंदर मस्जिद में तो खाने पीने की अशिया वो यानी उस तरह लाने की इजाज़त नहीं है। आप उसमें दही लेके जा सकते हैं, आप जमजम होता है, खजूर होती है, नट्स होते हैं, कोई डबल रोटी वो आ जा सकती है। इसके अलावा सालन वगैरह नहीं जा सकता। लेकिन मस्जिद के बाहर जो बरामदे कह लीजिए या दालान कह लीजिए या सैन कह लीजिए, उसमें तो फिर रंगारंग की चीज़ें होती हैं। और मदीने के लोग जो हैं वो ये मेहमान नवाजी का फरीज़ा अदा करते हैं। तो अफ्तार के वक्त तो मदीना के जो लोग हैं उनके दिल और उनकी बाहें जो होती हैं और आप होते हैं। वाह। और जो सहर का वक्त है ना, उसमें फिर पाकिस्तानियों का कमाल होता है। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद जो है, बड़े बड़े दानिश्वर भी, बड़े बड़े सनतकार भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, वो सहर का एहतमाम करते हैं। और वो सहरी जो है उसमें पाकिस्तानी डोमिनेट करते हैं। अच्छा। और लाखों अफराद जो हैं वहाँ सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं। और आप देखिए 10-15 मिनट के अंदर नमाज में और अजान में 20 मिनट का फासला होता है। उसके दौरान खाया भी जाता है और सफाई होती है, दस्तरखान समेट दिए जाते हैं, एक जर्रा भी कहीं गिरा हुआ नजर नहीं आता। तो वो तो अपनी एक बरकत है उसकी। और पाकिस्तानी जो हैं उनकी भी अपनी देखिए, वो मदीने में जो मेहमान नवाजी वो करते हैं, तो उसी से मुझे होता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला इस तरह ज़ाहिर नहीं करेगा और पाकिस्तान हमारा कायम दायम रहेगा। बिल्कुल। और फिर जो हजारों लाखों पाकिस्तानी भी और पूरे आलम इस्लाम के लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, गिड़गड़ाते हैं, अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होते हैं कि पाकिस्तान को खैरियत से रखना और पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल करना। लेकिन शाम साहब, जो इस वक्त हमारी खैरियत है वो तो ज़रा भारत के हाथों यरगमाल बनी हुई है कि हम दोनों आपस में एक स्टैंड ऑफ किसी सिचुएशन है, स्टैंड ऑफ नहीं है लेकिन उस तरह की सिचुएशन हो रही है। वो तो देखिए जब से हमने आँख खोली है, जब से बुलबुल तूने दो तिनके लिए, टूटती हैं बिजलियां इनके लिए, ये मरहले हमें दरपेश ही रहे हैं। पहले दिन से देख लें कि हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उन्होंने हमें चैन से रहने नहीं दिया जी। हत्ता कि आप देखिए खुद गांधी जी जो है वो निशाना बने हैं कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसके हिस्से के पैसे दे दो। पाकिस्तान को जो देखिए जब तकसीम हुआ इंडिया जी या हिंदुस्तान, तो उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा था, पाकिस्तान का भी हिस्सा था। जो असासे मौजूद थे, जो असला मौजूद था और जो पैसे मौजूद थे, वो तकसीम होने थे पाकिस्तान में भी और भारत में भी। बिल्कुल। और पाकिस्तान के हिस्से के पैसे भारत ने दबा लिए, असला जो है वो दबा लिया, देने से इनकारी हुआ। गांधी जी ने मरण व्रत रखा और धमकी दी कि मैं आप पैसे दो, और पैसे देने पर मजबूर हुई भारत की हुकूमत। बिल्कुल। और इसी पादाश में फिर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन उनका कातिल था ना गॉडसे, उसने कहा कि ये पाकिस्तान की हमायत की है गांधी जी ने, इसलिए मैंने इनको गोली मारी। लेकिन शाम साहब, अब तो इल्जाम हमारे ऊपर है कि हमने 5 हिंदुस्तानी फौजियों को LOC क्रॉस करके गोली मार दी। अब देखें ना, ये जो बातें हो रही हैं, तरह तरह के मामलात होते हैं जी। अब मैंने तो मालूम किया, बड़े जो फौजी जराए से जिम्मेदार जराए हैं, वो कहते हैं 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात को ये बताया गया कि जनाब ये वारदात हुई है। लेकिन 2 अगस्त को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब जी, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं दोनों फौजों के, उन्होंने आपस में बातचीत की है, उनका राब्ता हुआ है। लेकिन इंडियन DG साहब ने ये नहीं बताया
कि रात कोई वारदात हुई है, तो शामी उस साहब वक्त जिक्र नहीं हुआ उसका। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद यहाँ से बात आगे बढ़ाएंगे कि जब जिक्र नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, जब DGMOs मिले आपस में तो फिर बाद में ये सारा क्राइसिस कैसे पैदा होना शुरू हो गया, इस पर बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। तो बात हो रही थी, शामी साहब आप बता रहे थे DGMO। नहीं, DGMOs की जब बात हुई तो भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया कि रात को कोई वारदात हुई है जी या कोई झड़प हुई है, लेकिन उसके बाद मीडिया में शोर मचा दिया गया। अगर रात को ये वाकया हो चुका था तो DGMO को चाहिए तो फौरी तौर पर नोटिस में लाते पाकिस्तान के DG के। ठीक, तो देखिए अब ये रोजाना कोई ना कोई वारदात हो बिल्कुल रही और मुझे तो मालूम हुआ कि तकरीबन कई वारदातें हो चुकी हैं, कई वायलेशंस हो चुकी हैं। मुसलसल 2013 में ये सारा काम जारी है और जब से नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं उसमें शिद्दत आ गई। बिल्कुल। अब इसके क्या वजूहात हैं, इसको आप खुद देख लीजिएगा इंडिया में क्या हो रहा है। शाम साहब एक बात कही जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कुछ पॉलिसी में सर्टन चेंजेस लाना चाह रहे हैं, खारजा पॉलिसी में, जिसका उन्होंने एक इंडिकेशन सऊदी अरब में आपके क़याम के दौरान भी दी कि जनाब हम अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान गैस पाइपलाइन जो है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के साथ वो गैर मामूली तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। कहा उन्होंने, खबर छपी उनकी वहां पे सऊदी अरब क़याम के दौरान खबर छपी। क्या कहा उन्होंने, मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मैंने तो उन्होंने खाने पे मदऊ किया था सऊदी अरब में। हाँ जी, सऊदी अरब में जब वो तशरीफ लाए थे जी उम्रे के लिए, तो ओबराय होटल में ठहरे थे जहाँ वो मालूम ठहरते। तो खाना मैंने भी खाने का शर्फ हासिल किया, उनके साथ मुलाकात हुई। ठीक, लेकिन ये कोई ऐसी बात उसमें तो हुई नहीं। और वहाँ सऊदी मेहमान भी मौजूद थे, मुख्तसर था, एक गैदरिंग थी और उसमें फिर हसन इकबाल साहब भी वहाँ उम्रे पे बैठे हुए थे, दूसरे लोग भी बैठे थे, अकरम शेख साहब भी थे। अच्छा, तो बहुत यानी उम्रे पे कह रहा हूँ एतकाफ में बैठे हुए थे। ठीक। और हमारे जो कई लाहौर के रावलपिंडी के शेख नईम साहब और दूसरे लोग, हमारे एजाज मियाँ एजाज साहब, सब लोग बैठे हुए थे मस्जिद में। कहीं ऐसी किसी ने मुझसे बात नहीं की कि ऐसी कोई बात हुई है, तो मैंने नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पे तो हेडलाइंस छपी नहीं, हेडलाइंस पता नहीं हाँ क्या कहा कि ये नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, क्योंकि मैंने तो हेडलाइंस वो पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो अब आया हूँ ईद के बाद, तो देख लूंगा, पढ़ूंगा, फिर मालूम। तो कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी शिफ्ट है शायद उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट। इंडिया से क्या ताल्लुक इस बात का? वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, हाँ, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का अपना इनिशिएटिव है, ये इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बात ये है कि आप तज्जिया जो होता है ना जी, बाज़ औक़ात उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक, वो एक अपनी मंतक पे चलता है, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन 200 बार ये खिलाफ वर्जी कर चुका है इंडिया। ठीक, एक साल के दौरान, ये जो साल जा रहा है। अब देखिए इनका 2007 में हमारा मुआहदा हुआ था इस सीज फायर लाइन पे जंगबंदी का। ठीक, और एक मैकेनिज्म जो है वो वजूद में आया था कि DGMOs जो हैं वो हॉटलाइन पर मुसलसल राब्ता रखते हैं, जहां कोई शिकायत थी उन्होंने आपस में राब्ता किया और उस शिकायत का अदाला हो गया। ठीक, अब जाकर, और ये राब्ता अब भी मौजूद है, वो मैकेनिज्म अब भी काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, राब्ता टूटा नहीं है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से जो भारत में हो रहा है वो अजीबो गरीब है। यानी जुलूस निकल रहे हैं, सफारत खाने पर जनाब हल्ला बोलने की कोशिश हो रही है, PIA के दफातर को धमकियां दी जा रही हैं, दोस्ती बस रोकने की कोशिश हो रही है। ये सारे काम जो हैं, यानी इंडिया की जो अपनी ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये एक तो बीजेपी, इलेक्शन का वक्त है, बिल्कुल, तो इलेक्शन आ रहा है सर पर, अब बीजेपी ने तूफान उठाया हुआ। हालांकि वाजपेयी साहब खुद जो थे उन्होंने दोस्ती बस यहाँ लेके वो आए थे और पाकिस्तान के साथ एक मुफाहमत की बुनियाद रखी थी नवाज शरीफ साहब के अब पहले दौर में। ठीक, और आज बीजेपी की हुकूमत नहीं है, उनके मोदी साहब जो हैं वो भी शोर मचाए हुए हैं और पाकिस्तान पर बस दबाव बढ़ाओ, पाकिस्तान से मुज़ाकरात न करो, और सितंबर में जो मुलाकात होने वाली है वो मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ के दरमियान
और एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया है। शामिल साहब, जो बहरी बेड़ा आज उन्होंने उसका इफ्तिताह भी आज ही किया, देखिए ना, वो भी तो आप देखें कर दिया यार। तो देखिए ना, ये तो इंडिया का मामला है कि वो अपना डिफेंस के लिए जो कुछ भी अपने अखराजात कर रहा है तो खुद ही कर रहा है, अपने घर फूंक तमाचा देख रहा है। ये डॉट लिंक्स नहीं होते आपस नहीं, में? देखिए उनको अगर हम रोक तो नहीं सकते कि आप अपनी ताकत ना बढ़ाएं। उन्होंने ये जो एक एटमी हथियार ले जाने वाली आबदोज बना ली है जी, और उसको समंदर में उतारा है और बेड़ा भी जो है उन्होंने बनाया है, तो अच्छी बात है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनका हाथ नहीं रोक सकते। हमें तो अपनी तैयारी करनी चाहिए और हम अपनी तैयारी पर तवज्जो दें, अपने मामलात पर तवज्जो दें। और भारत जो है अगर वो हमारी बात सुन ले तो अखराजात जो है दफा पे कम कर ले, तो उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा। अगर वो ये रास्ता इख्तियार नहीं करता उसकी मर्जी, लेकिन असल तो बात यह है कि हम एक अच्छे हमसायों की तरह रहें और मुज़ाकरात के जरिए से, बातचीत के जरिए से मसाइल हल करें। पाकिस्तान जो है उसकी तो अपनी अभी मुश्किलात मौजूद है, वो इंडिया के साथ हंगामा क्यों उठाएगा? क्या कोई यहाँ कोई पागल लोग रहते हैं? ये तो इंडिया की पॉलिटिक्स है जो इस तरफ धकेल रही है। तो एक जो अमेरिकन लिंक बताया जा रहा है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से जाएगा तो इंडिया का खौफ यह है कि जिस तरह सोवियत यूनियन गया तो हमने मुजाहिदीन कश्मीर में छोड़ दिए, अब अमेरिका जाएगा तो हम एक बार फिर वही हरकत करेंगे। देखिए, हर दौर का एक अपना वक्त, अपना एक मजाज होता है, अपने एक असलूब होता है। ये ज़रूरी बात नहीं है कि हर वक्त वही चीज़ रिपीट की जाए। मुजाहिदीन हमने नहीं छोड़े, मुजाहिदीन वहाँ खुद लोग, उनकी एक इंडिजिनस एक मूवमेंट थी। और दूसरी बात यह है कि अभी तो अफ़गानिस्तान के मसाइल अपने हल होने हैं और उसमें बड़ा कितना वक्त लगता है। और फिर इंडिया अगर ये सोच रहा है कि मुजाहिदीन जो है उसकी तरफ आए तो इससे अहमकाना बात तो कोई और हो नहीं सकती। तो इंडिया को चाहिए कि चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करे, चीज़ों को दुरुस्त करे पाकिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तान को भी ये चाहिए। और इसमें लड़ने में किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अब वो पंजाबी का मुहावरा है कि 9 को दरिया अगे सुथनला, यानी 9 मील के फासले पर दरिया है और आप अभी यहीं से तलवार उतार दें कि गिली ना हो जाए। तो ये अभी बहुत से मराहल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अफगान मुजाहिदीन जो हैं वो इस बात के लिए तुले नहीं बैठे हुए, और पाकिस्तान तो खुद अपनी एक इंटरनल सूरत हाल में मुब्तला है। तो शामिल साहब, ये अब डी एस्केलेशन कैसे होगी जो इस वक्त है? डी एस्केलेशन यही होगी कि पाकिस्तान जो है उससे अगर तहिया कर ले ताली, अब वो अपना हाथ नहीं आगे करेगा ताली बजाने के लिए। ठीक। और पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने भी और सियासी क़यादत ने भी बड़ी होशमंदी के साथ डील किया है। अभी तो आज देखिए ना, आज उनकी वजारत दफा ने ये एक अहमकाना ऐलान किया कि हमने अपनी फौज को खुली छूट दे दी है, बिल्कुल, कि जिस तरह चाहे वो जवाब दे पाकिस्तानी फौज को, यानी जिस तरह चाहे गोलाबारी करें और जिस तरह चाहे बम बरसाएं। तो ये कोई होश के नाखुन लेने चाहिए। पाकिस्तान जो है कोई, यानी वो नहीं है, कोई सॉफ्ट चीज नहीं है, जल जिससे आप निगल जाएंगे। पाकिस्तान लोहे का चना है, ना खाते बनेगी, ना उगलते बनेगी, ना निगलते बनेगी। अमेरिका से फोन करवा दें अगर इंडिया को तो? नहीं, अमेरिका से फोन हो जाए ना हो जाए, हमें इससे कोई गरज नहीं है। हमारा काम यह है कि हमने जंग नहीं बढ़ानी, ना जंग नहीं लड़नी, अमन के जरिए से मामलात करने हैं। और भारत के जो मदहोश सियासतदान हैं उनकी जलाई हुई आग में अपनी उंगलियां नहीं डालनी। तो हमारे जो यहाँ पे हमारे जो राइटिस्ट हैं, जब वो कौन से राइटिस्ट हैं? आपको मुनव्वर हसन साहब का बयान देख लीजिए। वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं जी तालिबान से मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे। साथ उन्होंने कहा कि भारत से मुज़ाकरात करने के लिए तो आप मरे जा रहे हैं, हुकूमत को ताना दिए। भारत, देखिए, भारत से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, तालिबान से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, दोनों में कोई तजाद नहीं है। अब मुनव्वर हसन साहब को जब तालिबान कहते हैं कि आइए जनाब बिस्मिल्लाह कीजिए, उस वक्त वो नीमे दरून नीमे बुरू हो जाते हैं। अगर मुनव्वर हसन साहब के राब्ते हैं टीटीपी से तो उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। जो कुछ भी है, नुकसान तो देखिए जंगों में बहुत होता है, हमारा भी बहुत नुकसान हो चुका है। कितने लोग आप देखे मर चुके हैं। 2600 से ज्यादा अफराद इस साल के अंदर निशाना बने हैं, और इसमें 2109 जो हैं वो सिविलियंस हैं और 500 जो हैं वो फौजी हैं। और अभी भी आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ है और और कराची में क्या हो रहा है। तो ये
और यानी खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, बिल्कुल किस तरह जेल टूटी है, ये सारी वारदातें हो रही हैं और मुख्तलिफ गिरोह हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उससे बातचीत होती है और वो बातचीत के इशारे फिर दे रहे हैं और मुनव्वर हसन इसमें रोल अदा कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, बिस्मिल्लाह, इसमें हर्ज क्या है। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि क्या हम उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं जिन्हें तालिबान कहते हैं, और अगर हाँ तो किस तरह, ये शामी साहब पूछेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि तालिबान से हम मुज़ाकरात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और करें तो कैसे करें। शामी साहब, क्या हम उनसे मुज़ाकरात करें जिन्होंने पिछले 66 दिनों में 400 अफराद जो हैं यके बाद दीगरे धमाकों में उन्होंने भेंट चढ़ा दी है दहशतगर्दी के? पता नहीं किस किसने चढ़ा दी है, तालिबान का नाम आ रहा है, जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं। तो बेशुमार लोग हैं ना, बेशुमार ग्रुप्स हैं। हम तो जो हमसे मुज़ाकरात करने पर तैयार होंगे, देखिए जंगें होती हैं ना जी, जंगों में लोग मारे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी मुज़ाकरात होते हैं, जंग बंदी के लिए भी मुज़ाकरात होते हैं, जंग बंदी के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। तो मुज़ाकरात तो ऐसी चीज नहीं है जिससे गुरेज किया जाए। कातलों से भी, डाकुओं से भी मुज़ाकरात। शाम साहब, इस वक्त तो जो दुश्मन फौजें एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी होती है ना, मारती है ना एक दूसरे को, बिल्कुल मारती है, तो वो भी कातल ही होते हैं ना एक दूसरे के। ठीक, तो आप उनसे कहें उनसे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे? मुज़ाकरात तो होते हैं, जो मुज़ाकरात पर आमादा हो। अगर कोई हथियार जो है उनको नियाम में डालना चाहता है तो उससे मुज़ाकरात होने चाहिए। और देखिए ये छोटे छोटे बेशुमार ग्रुप है और पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और हमें तवज्जो देनी चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ, जो एक बड़ा ग्रुप है, और अगर उसके साथ मामलात होते हैं और बातचीत होती है, अमन व अमान कायम होता है, और फिर बाकी ग्रुप से आप निपट सकते हैं। अभी तो आप देखिए जो ये बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई है कोयटे में, जहाँ एक हमारे पुलिस ऑफिसर मारे गए बेशुमार, जी बिल्कुल, बहुत से, और वहाँ हमारे चौधरी निसार अली साहब फिर पहुंचे हैं, वहाँ वजीर दाखिला जो है उसके हिम्मत के साथ पहुंचे हैं और कहा कि हम जंग लड़ेंगे। मालिक साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनके साथ वजीर आला, और एक मैसेज दिया उन्होंने, जुर्रत का, हिम्मत का, ताकत का एक मैसेज दिया। अच्छी बात है। ठीक, अब कई बहुत से लोगों ने कहा वो भी टीटीपी ने किए। अब वो टीटीपी पता नहीं क्या चीज है, कहां कहां वारदातें कर रही है। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं 25 गिरोह हैं। देखिए यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तो हमें कौन सा गिरोह क्या कर रहा है, कौन सा, किसी हर गिरोह के साथ एक सलूक नहीं करना, मुख्तलिफ गिरोहों के साथ मुख्तलिफ तरीके से निपटना है। लेकिन हमने देखिए हमारे अपने जो हालात हैं हमें उन पर गौर करना चाहिए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी फोर्सेस को इक्विप करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनके पुष्ट पर हाथ रखना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और और फिर उसका मुकाबला करना चाहिए सूरत हाल का। ठीक, शामी साहब, अब कह रहे हैं जी हम सिक्योरिटी, जब से चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा जी हम सिक्योरिटी पॉलिसी ले आएंगे 30 अगस्त तक, ठीक है, तो अभी भी हमें पॉलिसी की जरूरत है 12 साल 13 साल बाद ये जंग लड़ते लड़ते लड़ते, और अब हमें पॉलिसी की तो जरूरत होती है ना। जंग लड़ने का मतलब ये थोड़ी, नक्शा तो जरूरत होगी, मकान जब भी बनाना होगा नक्शे की जरूरत होगी। ठीक, अब नक्शा यह है कि आपने कैसे पॉलिसी बननी है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, कानून साजी कैसे करनी है, इनको जो लोग पकड़े जाए उन पर मुकदमे कैसे चलाने हैं, इंतजामिया को कैसे आपने चौकस करना है, फिर जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनके दरमियान क्या कोऑर्डिनेशन होनी है, ये सब सिक्योरिटी पॉलिसी इसके लिए चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई यानी एक हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाना है और कोई मकाला तैयार करना है। ये प्रैक्टिकल एक बात है, और कोई भी काम जब आप करेंगे, किसी भी काम का एक पहलू नहीं होता। कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसके भी एक पहलू नहीं है, इसके बहुत से पहलू हैं और बहुत से पहलुओं पर गौर करना। अभी तो अगर आप देखें कि हमारे यानी हमारे अपने शहरों में, ये लाहौर में आप देख लें, ये मालूम नहीं कौन साहब जो है वो कहां से आ गए हैं, उनका वो कहां दुकान कर रहे हैं, ना किसी दुकानदार का पता है, ना किसी इमाम मस्जिद का पता है, ना ठेले वाले का पता है। जो आदमी जहां से आ जाए और यहां काम शुरू कर दे, जहां दंदनाना शुरू कर दे। मैं कल हमारे जो महमूद रशीद साहब है,
कायद में हिज़्ब इख्तलाफ पंजाब असेंबली में, उनका जवान बेटा जो है ईद के दिन रुखसत हो गया दुनिया से, 20 साल की उम्र, हाफिज़ कुरान। और वो जो हुसैन महमूद, और एक दुनिया को रुला गया। और उससे पहले अब हमारे जनाब तारक रहीम साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब गवर्नर पंजाब, उनका जवान बेटा जो है, यानी जो उनका बाजू था, उनके साथ बड़ा अच्छा मार्केट का वकील था, और वो भी रुखसत हुआ एक मूजी मर्ज का शिकार होके। लेकिन उसको तो जाते जाते कुछ वक्त लगा, ये आनन फानन रुखसत हुआ। तो अब ये भी देखिए कैसी चीज, दर्दनाक वाकयात है जो हमें मुतवज्जो करते हैं कि हम जिन चीजों में पड़े हुए हैं दुनिया के बखेड़ों में, कुछ उनसे ऊपर उठ के भी सोचें और बात करें। तो मैं वहां जब गया अलामा इकबाल टाउन में, रचना ब्लॉक में रहते हैं महमूद रशीद साहब, तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया रास्ते का। उसके करीब पहुंच के मैंने पूछा, भाई रचना ब्लॉक कहाँ होगा, ठेले वालों से और ये जो रेडी वालों से, और ये कोई शवरमा लगा के बैठे। वो कहने लगे हमें नहीं मालूम। मैंने कहा आप यहाँ रहने वाले नहीं है आपके? 2-3 आदमी पूछ रहे हम यहाँ रहने। आप कहाँ से आए? अफगानिस्तान से आए। चुप। अब पता नहीं वो काबुल से आए हुए थे, पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। यानी कोई रजिस्ट्रेशन का ये तरीका ही नहीं है। अब शहरों में लोग आए, लाहौर में आए, कराची में आए, पता होना चाहिए कौन लोग आ गए हैं। कोई दुकान खोले तो आपसे बाकायदा उसको इजाजत लेनी चाहिए। कोई ठेला लगाए तो उसको रजिस्टर करना चाहिए। आमदोरफ्त पे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि आप जहां चाहें दंदनाते हुए जिस वक्त चले जाएं। तो इसका मतलब तो कल अब मेरे घर में भी दाखिल हो जाए। पूरी दुनिया में इसको रेगुलेट किया गया है। इसके और आप चले बड़े बड़े मुल्कों में, ठीक, आप जाते हैं, इत्तला देते हैं, रजिस्टर कराते हैं, कारोबार करते हैं, तब इजाजत लेते हैं। ये क्या हुआ कि हर जगह दुकान खोल ली, हर जगह आपने ठेला लगा लिया, और फिर उसके बाद आप जो चाहे करने को तैयार है और मुख्तार है। दुश्मन के कितने एजेंट जो हैं वो इस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं आपके शहरों में। तो हमें बहुत नए तरीके से सोच समझ के पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और इनके जो ट्रायल्स हैं वो भी करने पड़ेंगे बहुत गौर खौस के बाद। ठीक, ये सिर्फ एक बात नहीं है कि आपने बस कमान बंदूक उठाई और दाग दी। ये सिर्फ ऐसा मसला नहीं है। रजा रब्बानी साहब कहते हैं इस गौर खौज में सिक्योरिटी इदारों को नहीं शामिल करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को नहीं शामिल। उनको चाहिए था कि अपने दौरे हुकूमत में ये ना करते, इसी तरह कर लेते। देखिए ना, अपने दौरे हुकूमत में तो तर कांपते थे, अब दूसरों को मशवरे ये दे रहे। हाँ। सिक्योरिटी अदारे भी हमारे अपने हैं और हम तो हैं ही हमारे अपने। शामिल साहब, हमारे ऊपर तो सैलाब भी आने वाला है एक दफा फिर। अब कह रहे हैं सैलाब तो जब बारिश होती है सैलाब आता है, बिल्कुल, और हम जनाब वो तबाही लाता है। और आप जो दरिया खुश्क हो चुके हैं उनमें भी लोगों ने घर बना लिए, बिल्कुल, वहां भी हाउसिंग स्कीमें हैं। पानी जब हमारे पास वाफर मिकदार में आता है वो संभाला नहीं जाता। जब वो पानी की जरूरत होती है पानी मुयस्सर नहीं होता, या डूबते हैं या प्यासे रहते हैं। हाँ जी, मैंने तो इंडिया में तो सुना है कि बारिश का पानी जो है उन्होंने इस बात का एहतमाम किया है कि वो जमीन के अंदर दाखिल किया जा सके, ताकि रिचार्ज हो वाटर वहां से। बिल्कुल। और हमें आज तो बिजली को रो रहे हैं ना हम जी, अभी मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा जब पानी को रोएंगे हम। बिल्कुल, पीने का पानी जो उसको रोएंगे। शम्स साहब, वैसे हमने भी बारिश का पानी जमा करने का एहतमाम किया, न सिर्फ शहरों में बल्कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तहखानों में पानी घुस गया। बारिश तो घुस रहे, जब आप निकासी का बंदोबस्त नहीं होगा तो घुसेगा। और पानी उसको वो यानी वो पानी जो है वो सारी हर चीज को गारत कर जाएगा। तो ये हमारी जो हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है। अभी वो मेजर जो हमारे वसीम अनवर साहब चिट्ठी भेजे, मुझे नहीं पता, वो कहते जाती उम्र के गिर्द 10 करोड़ रुपए की पैसे रकम से एक हिफाजती दीवार तामीर हो रही है, जो वजीर आजम हाउस डिक्लेयर कर दिया गया। अब मुझे नहीं मालूम ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये दीवार की जरूरत है तो नवाज शरीफ साहब को अपने जाती पैसों से ये दीवार बनानी चाहिए। बिल्कुल, हुकूमती पैसों से बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे, फोन कॉल्स पे, फेसबुक पे और SMS के जरिए मौसूल होने वाले सवालात। आज बहुत सारे सवालात आपको खुशामदीद के पैगामात पर मबनी है, तो उनका जवाब भी लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ये हिस्सा है आपके सवालात का और शामी साहब से हम लेंगे जवाबात। शामी साहब, सबसे पहले तो आप अनीला, रिजवान, काशिफ और असलम साहब की तरफ से खुश आमदेद व अस्सलामु अलैकुम दोबारा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, वो कह रहे जी आपके दोबारा आने पर बड़ी खुशी हो रही है। शामी साहब, ये है जी उमर साहब लाहौर से, ये कह रहे हैं कि शामी साहब क्या PMLN इस काबिल है कि इस वक्त गवर्नमेंट को इस वक्त अपनी हुकूमत के ज़रिए मुल्क को इस गर्दाब से निकाल सके जो ना सिर्फ भारत और दहशत गर्दी पर मुश्तमिल है? देखें, हमें इंतज़ार तो कुछ करना पड़ेगा। कितना? मुंतखब होके आए हैं लोग और कौम ने उनको मैंडेट दिया है। ठीक है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम 2-4 हफ्ते के बाद ही उनसे बरियत का ऐलान कर दें। ठीक है, तो जो गुज़श्ता हुकूमत है उससे 5 साल पूरे किए हैं। ठीक, मगर ये 5 साल पूरे करना कोई ऐसा मसला नहीं है। ये अगर ये हुकूमत जो है इसको तेजी से कुछ काम करने होंगे। लोगों में एक बेचैनी बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल, और जो शिकायत भी पैदा हो रही बहुत शिद्दत के साथ। तो वज़ीर आज़म को और उनकी टीम को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, वगरना ये शिकायत बढ़ेंगी और ये जो फिर आंसू जो हैं वो कहीं तूफान बन जाए। तो यानी आप कह रहे हैं अहलियत का सवाल थोड़ा कबल वक्त है। कबल वक्त है, देखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए। अच्छा, अभी ये देखिए कि जावेद मेहर साहब हैं, हमारे सीनियर अखबार नवीस से सिंध के, उन्होंने कहा भाई आप परेशान ना हो, ये भारत में जब इलेक्शन होते हैं तो इसी तरह का शोर होता है। अच्छा, भारत दुश्मनी का, तो बीजेपी ने वोट लेना है इसलिए ये हंगामा कर रही है। अब देखिए, पाकिस्तान में भी एक ज़माने में होता था, जब इलेक्शन होते थे तो फिर इंडिया के बारे में जो रवैया होता था और इंडिया वो एक वोट लेने का जरिया बनता था। लेकिन अब एक ठहराव आ गया है हमारे इंतखाबी मुहिम में। आप देखिए, इंडिया जो है वो कोई फैक्टर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक उम्मीद है हमारे जो भारतीय दोस्त हैं भाई, उनको भी मेजोरिटी आ जाएगी उनमें। शाम साहब, ये नसीर साहब हैं गिलगित से, अली साहब हैं इस्लामाबाद से और जीशान साहब हैं आरिफ वाला से। इन तीनों का क्वेश्चन एक ही है, बल्कि कमेंट भी है। वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान को भारत के साथ चाहिए कि सिंपल एक ही दफ़ा स्कोर सेटल कर दे और आमने सामने आके उनको ख़त्म कर दे। किनको? भारत वालों को। और भारत वाले अगर ये तय कर ले फिर देखिए बात ये है, वो एटमी ताकत है भारत भी, बिल्कुल, और एटमी ताकत है हम भी। ठीक है, तो जब दो एटमी ताकतें उलझेंगी तो उसके बाद तो फिर वीराना रह जाएगा। ठीक, तो हमें ये ख्यालात दिल से निकाल देने चाहिए जी। अमन और शांति के जरिए से जो चीजें की जाएं, मज़ाकरात के जरिए से, भाईचारे के जरिए से वो करनी चाहिए। अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा जी, लेकिन जंग की आरजू नहीं की जाएगी, ना उसके लिए कोशिश की जाएगी, ना उसके लिए दुआ की जाएगी जी। फयाज साहब हैं जी लाड़काना से हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी फयाज साहब, फयाज साहब का फ़ोन जो है वो मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया। फयाज साहब को हम दोबारा मिल लेते हैं। शामी साहब आज ये फेसबुक पे हैं जिन्हें आप फेसबुक पे ये कह रहे हैं मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब ये कह रहे हैं शामी साहब क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की माली इमदाद करेगा? भाई मेरी तो मुलाकात हुई नहीं किंग अब्दुल्ला से। किन से? सऊदी अरब वालों से? सऊदी अरब वालों से, उनसे जो पैसे दे सकते हैं। ठीक है, मेरी तो उनसे हुई है जो दुआएं कर सकते हैं जो नमाजें पढ़ा सकते हैं। ठीक है वो तो पाकिस्तान के बड़े हक में है। ठीक है, बाकी तो देखिए, ये वैसे जो नवाज शरीफ साहब गए वहां जी जी, और किंग अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात भी हुई, दूसरे लोगों से भी हुई। अब ये होना चाहिए था कि जिस तरह चीन गए थे उस तरह सऊदी अरब का भी दौरा हो और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताउन हो सकता है इकोनॉमिक, उसके अंदर जो सऊदी अरब कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसका कोई जायजा लिया जाए, कोई टीमें बैठे, कोई गौर खौज हो और ताउन जो हासिल किया जा सकता है वो किया जाए। क्योंकि अभी तो सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के वीज़े वहाँ ख़त्म हो रहे थे और बड़ा हंगामा मचा हुआ था, उनके लिए कोई रिलीफ दी है और उनको मौका दिया है कि वो नए कफील तलाश कर लें। वो मसला काफ़ी हद तक हल हुआ है। लेकिन अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की रास्ते और राहें कितनी कुशादा हो सकती हैं, ये तो फिर हमारी लीडरशिप का काम है। इसमें हमें एतमाद में ले और रास्ते निकाले। अब्दुल हमीद साहब है फोन लाइन पे इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब और हबीब साहब, पहले तो गुज़श्ता ईद मुबारक आप लोगों को। खैर मुबारक जनाब। तो जनाब, मैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर जहां पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक स्तर पे काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, मेंबर हूँ। हाँ जी। तो जो पाक भारत कशीदगी के हवाले से अभी बातचीत जो कर रहे थे आप, हाँ जी, तो दरअसल आप लोग क्योंकि शामी साहब बखूबी जानते हैं, भारत जो कशीदगी की हवा दे रहा है, इसमें वहाँ का जो मीडिया है पेश है। ठीक। उसके बरकस जो हमारा मीडिया है वो खामोश है और जैसा सांप सौंप गया उनको। आप देखें मकबूजा कश्मीर में रोज इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही है, लेकिन उसके बरकस जहाँ हमारा मीडिया वहाँ अमन की आशाएं और उनके गीत और उनकी अदाकारों और ऐसे ऐसे मामला चलाता है, और हम जो कश्मीरी जो है ये गलत मैसेज आ रहा है। ठीक है। मीडिया को चाहिए कि आज के इस दौर में आप देखें, भारत कभी जंग नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तानी कौम छतों के ऊपर लड़ने वाली कौम है। भारत को ये गलत फहमी है। देखिए, अच्छी बात है, आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है। जो कश्मीर की आज़ादी है तहरीक, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हम जो भारत का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं इससे हमें गुरेज करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी यहाँ जंगी जुनून को हवा दें। ठीक। जंगी जुनून को हवा देना एक और चीज़ है, और अपने मौक़िफ़ पर डट के साबित कदमी के साथ बात करना एक और चीज़ है। ठीक। तो पाकिस्तान को साबित कदमी के साथ अपने कश्मीरी भाइयों की हमायत करनी है, लेकिन जंगी जुनून को मीडिया हमारा जो है उसको हवा नहीं देनी चाहिए। लेकिन शाम साहब, इससे शिकस्त का तासुर उभरता है मीडिया के मुकाबले में। नहीं, शिकस्त का भाई, एक आदमी जो है, अगर एक आदमी आपके घर डाका मारना चाहता है तो आप उसके घर डाका मारने चल पड़ेंगे, आप उसके दिफा की तैयारी करेंगे अपनी। अपना दिफा हमारा मजबूत है, हमें तो उनको उनके हाल पे छोड़ना है। आप अपनी आग में जलें, वो ठीक, उनकी चिता वो खुद ही जला रहे हैं जी। हमें अपनी कौम को बरगला रहे हैं। हमें भारत के साथ जंग नहीं करनी जब तक कि वो हम पर हमलावर नहीं होता। ठीक। हमलावर करेगा, हमलावर होगा तो फिर दांत खट्टे करेंगे, उसके मुंह की खाएगा। ठीक। राव फैसल अनवर साहब हैं जी, लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली जी। शाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाम साहब, राव फैसल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हुक्म जनाब। अच्छा, पाक इंडिया कशीदगी का हल क्या है? देखिए, पाक इंडिया है या जंग? पाक इंडिया अगर जंग से मसले हल होते तो हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, वो मसले हल हो चुके होते। जंगों से मसले हल नहीं हुए, वो बड़े हैं और गंभीर हुए हैं। और भारत और चीन के दरमियान भी 1962 की जंग ने जो मसाइल पैदा किए हैं वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे। वो दोनों भी कहते हैं मुज़ाकरात से मसले हल करेंगे, हमारी जो सरहदी तनाज़ात हैं उनको तय करेंगे। तो जंग की आरजू जो है कोई ऐसी कौम नहीं कर सकती जिसके अपने को ख्वाब हो जी, और जो तरक्की करना चाहती हो। जंग जो है अगर मुसल्लत हो जाए तो उसका मुकाबला किया जाता है, उसकी दुआएं नहीं की जाती कि हमारे ऊपर जंग भेज दी जाए। शम साहब, ये रिजवान हैदर बलोच साहब हैं, ये इन्होंने फेसबुक पर बड़ा दिलचस्प एक क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा, शामी साहब, तालिबान और बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद है और तालिबान दहशतगर्द भारत के साथ भी कांटेक्ट में है, तो क्या हमें फिर भारत को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लेना चाहिए अगर हम तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं? ये तो हमारा मफरूज़ा है ना एक, कि तालिबान जो है वो भारत के साथ जुड़े हुए। बिल्कुल। अभी देखिए, और ये जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद है ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, आपने देखिए इलेक्शन हो चुका है, एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है, वहाँ एक बहुत थोड़े लोग हैं जो चंद इलाकों में शोरश बर्पा किए हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इस तरफ लाना पड़ेगा। और जो हुकूमत है बलूचिस्तान की, उसको मौका देना चाहिए कि उनको अपने दामन में लेके आए। जो लोग ऐसे हैं जो फितने की तरफ, फितना फैलाने पर बजिद हों, फिर उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें हर देखा ना, जैसे अमेरिका ने अलकायदा को और तालिबान को एक ही लाठी से हाँक दिया, हाँ, और अब उसमें पछता रहे हैं। हमें हर ग्रोह को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ इलाज हैं। दिल की बीमारी का कोई और इलाज है, सर की बीमारी का कोई और इलाज है, मैदे की बीमारी का कोई और इलाज है, और ये इलाज उसी तरीके से करना चाहिए। मुमताज साहब है गुजरांवाला से। जी, अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? आपकी दुआ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मैं ना 2 मसले थे आपकी तवज्जो दिलवाने चाह रहा था।
अभी मैं 2 साल के बाद गया हूँ नारायण, लास्ट ईयर नहीं मैं जा सका था। अच्छा जी। तो वहाँ पे 5 साल पहले ना तकरीबन एक सर्विस शुरू हुई थी यूएसएड के तावन से राफ्टिंग की। किसकी? तो लास्ट राफ्टिंग जो दरिया में कश्ती वगैरह, हाँ जी, हाँ जी। रबर की कश्ती के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो लास्ट ईयर कोई हादसा हो गया, उसके बाद बजाय इंतजामिया ने कि उसके हिफाजती इंतजाम कोई अच्छे करते, उन्होंने उसका हल निकाला जी इस पे ही पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है। तो ये चंद एक चीजें तो हैं थी जो हमारे लोकल अच्छी होनी शुरू हुई थी, उन पे बजाय उसको के इंतजाम को बेहतर करते तो उस पर पाबंदी लगा दी। ये आपकी बात जो है इंतजामिया तक पहुंच जाएगी। इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करें, यही तो हम मुश्किल है हमारी। हमें अगर हमारे सर में दर्द होगी तो सर तो नहीं काट देंगे, तो दर्द को दूर करेंगे। शफीक साहब है उकाड़ा से जी। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब। हाँ जी हुजूर। सर ये कुछ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है इसके मुताबिक हमने कोई 20-25 साल पहले तालिबान इंट्रोड्यूस किए थे। हमने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया भाई, वो खुद ही इंट्रोड्यूस हो गए थे। हाँ जी फरमाएं। जी शफीक साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, उनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है। तो शफीक साहब अगर कल जो लाइन जिनकी ड्रॉप हो गई है वो कल टेलीफोन कल आप फोन कर सकते हैं, और जो फेसबुक पर सवालात रहते हैं हम कोशिश करेंगे कल अपने प्रोग्राम में इनको शामिल करें। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह के बाद।